डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, डिस्कशन करना शुरू करेंगे। चलिए तो देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और फिर उसके बाद आप लोगों की हम देखते हैं, बात सुनते हैं। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब हम बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, तो देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो मतलब है वो क्या होता है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बेटा मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग अपनी परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से मार्केट में डिमांड को इंक्रीज करते हैं। उनके पास अतिरिक्त मूल्य आता है, अतिरिक्त मुद्रा आती है, एक्स्ट्रा पैसा आता है और उस एक्स्ट्रा पैसे का प्रयोग करते हुए वो मार्केट में क्या करते हैं, चीजों की मांग बढ़ा देते हैं। और जब वो चीजों की मांग बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, आप एक बाजार में गए, या एग्जांपल मान लेते हैं अभिमन्यु। ठीक है, मान लेते हैं एक व्यक्ति अभिमन्यु है और एक व्यक्ति है आपका यहां पर आप मनीषा। ये दो लोग एक दुकान पे गए, इन दोनों से मैंने कहा कि भाई आप लोगों को एक कॉपी खरीद के लानी है। एक दुकान पे गए और उस दुकान पे इनको पता चला कि सिर्फ एक कॉपी बची है। कॉपी मिलती थी 10 रुपए की। यहां पर मनीषा के पास 15 रुपए पड़े थे, अभिमन्यु के पास 13 रुपए पड़े थे। अब यहां पर सॉरी, जब यहां पर क्या होगा, जब दोनों लोग यहां बाजार में पहुंचेंगे, मार्केट में पहुंचेंगे, तो मनीषा भी कहेंगे मुझे एक कॉपी चाहिए, अभिमन्यु भी कहेंगे मुझे एक कॉपी चाहिए, और ये कहेगा भाई कॉपी तो एक है और 10 रुपए की है। तो अभिमन्यु ये कहेंगे कि आप मुझसे 11 रुपए ले लो लेकिन कॉपी मुझे दे दो। मनीषा कहेंगे तुम 11 क्यों, मुझसे 12 रुपए ले लो लेकिन कॉपी मुझे दे दो। दैट मीन्स कि यहां पर मांग बढ़ रही है और उसी हिसाब से प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, आपूर्ति जो है आपकी वो सीमित है। अब जब आपूर्ति आपकी सीमित है, सप्लाई लिमिटेड है और उसके रिस्पेक्ट में आप लगातार आपके डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही, मूल्य तो बढ़ेंगे ही। जब आप मांग जो है अधिक करते हो लेकिन सप्लाई लिमिटेड होती है, सीमित होती है, इस अवस्था को क्या बोला जाता है, इस अवस्था को बोला जाता है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे कि किसी ने एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट की। वो कौन से फैक्टर थे, जो कारक थे, जिनकी वजह से किसी एक व्यक्ति ने अधिक मांग करना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे एक कारण समझ में आता है। इसके पीछे बेसिकली दो थ्योरीज काम करती हैं, दो सिद्धांत काम करते हैं। पहला सिद्धांत है आपका एडम स्मिथ का, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमी का, यानी कि शास्त्रीय अर्थशास्त्र का, और दूसरा है आपका कीन की अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो पहली चीज आपकी क्या है, पहली है आपकी एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स के हिसाब से। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के हिसाब से कहा जाता है कि अगर लोगों के पास अतिरिक्त पैसा पहुंच जाए, इफ पीपल आर एबल टू अर्न मोर मनी, अगर व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाने में सक्षम है, ठीक है, और ज्यादा पैसा वो पा रहा है, प्राप्त कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। मतलब हमने एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाया, तो बाय प्रिंटिंग मोर मनी। हमने अतिरिक्त धन को छाप दिया, अतिरिक्त धन को छापा, बाजार में अतिरिक्त धन मुहैया कराया, जिससे क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा पहुंचा। लोगों के पास पैसा पहुंचने के साथ साथ, लोगों के पास पैसा पहुंचने के साथ साथ क्या हुआ, अचानक से उन्होंने किसी चीज की डिमांड क्रिएट की। अब डिमांड क्रिएट की क्यों, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था। अब डिमांड क्रिएट की तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस इंक्रीज हो गए। मतलब यहां पर वो कैसे काम कैसे हो रहा है, देखिएगा कि वो लगातार क्या कर रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं। पैसा छापने के चक्कर में उनके जो है आपके डिमांड बढ़ रही तो प्राइसेस का अंतर बढ़ रहा है, प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, दैट मींस ये इंक्रीज आया है कि इसलिए आया है क्योंकि मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा पहुंच रहा है, मार्केट में एक्स्ट्रा मनी पहुंच रहा है। तो यहां पर एक तरीका तो हो गया, हमने एक्स्ट्रा पैसा छाप दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में पैसा नहीं छपा है, मार्केट में पैसा छापा नहीं गया है, नया पैसा नहीं छापा गया है, बट फिर भी लोग अचानक से डिमांड बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमने नया पैसा नहीं छापा, हमने बाजार में अतिरिक्त धन नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या होता है, वहां पर लोग अपनी डिमांड को बढ़ा लेते हैं। तो यहां पर सवाल उठता है वो कौन से कारक हो सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि हर वक्त सरकार जो है यहाँ पर पैसा छापती रहती है और पैसा बाजार में पहुंचाती रहती है। ठीक है, जैसे मई 2020 में, मई 2020 में आपका आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था, जिसके अंडर में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट में इन्फ्यूज किए थे आत्मनिर्भर भारत पैकेज में। तो अब जो आपके 20 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए गए थे, ये मार्केट में क्या था, मार्केट में मनी सप्लाई पहुंचाई गई थी, तो इसीलिए इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नया पैसा नहीं पहुंचाया गया है,
नया पैसा नहीं प्रिंट किया गया है, लेकिन फिर भी मार्केट में आपकी इन्फ्लेशन आ गया है, बाजार में महंगाई आ गई है। क्यों आ गई है? ऐसा हो सकता है कि शायद मे भी किसी ने क्या किया हो, शायद किसी ने या गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया हो, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया हो। डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस करने का मतलब यह है जो प्रत्यक्ष कर है उनको घटा दिया गया हो। अब अगर प्रत्यक्ष कर घटाया गया है, अगर प्रत्यक्ष कर घटाया गया है तो यहां कैसे काम होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस आपके घटाए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, व्यक्तिगत प्रायोज्य आय है, वो बढ़ जाती है। वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है? मान लेते हैं पहले हमारा टैक्सेशन 30% था और आप अर्न करते थे कितना? आप 100 रुपीज अर्न करते थे। तो यानी अगर आप 100 रुपीज अर्न करते थे तो 30 रुपए इसमें टैक्स दे दिया, आपके पास लास्ट में बचा कितना? 70 रुपए बचा। तो आप 70 रुपए खर्च कर पा रहे थे मार्केट में। सरकार क्या कहे कि अब हम टैक्स जो है 30% ना लेके 15% लेंगे, यानी कि अब आप 100 रुपए में कितना टैक्स दोगे? सिर्फ 15 रुपए का। यानी कि अब आपके पास बचे 85 रुपए। आपके पास जहां पहले 70 रुपए थे, अब आपके पास 85 रुपए हैं, 85 रुपीज हैं। और क्योंकि आप 85 रुपीज को यहां पर एक्सपेंड कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, आपके पास अतिरिक्त पैसा पहुंचा है, एक्स्ट्रा पैसा पहुंचा है, तो आप मार्केट में डिमांड को इंक्रीज कर दोगे, डिमांड को इंक्रीज कर दोगे, बाजार में मांग को बढ़ा दोगे, क्योंकि अब आपके पास 15 रुपए एक्स्ट्रा है खर्च करने को, है ना। तो क्योंकि आपके पास अतिरिक्त पैसा है, इस वजह से क्या होता है, आपका डिमांड बढ़ जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज है अगर सरकार सब्सिडीज बढ़ा दे, सब्सिडी इंक्रीज कर दे। जैसे कि मान लेते हैं कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 लाख का कहती है, 10 लाख पे हम जो है मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 लाख का मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल समझ रहे हैं? ठीक है, तो आपका जो बिजली से चलने वाला वाहन है 10 लाख का मिलता है। सरकार कहती है अभी इस पे 50,000 देती है, मान लेते हैं। अभी क्या कहे कि हम 50,000 की जगह 1 लाख की सब्सिडी देंगे। आप ये वाला व्हीकल अगर खरीदते हो तो 1 लाख की आपको हम सब्सिडी देंगे। तो लोग क्या करेंगे? ठीक है, लोग इसको और ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, अब जब और ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, तो डिमांड बढ़ रही, तो फिर वहां पर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर सरकार सब्सिडी बढ़ाती है तो भी लोगों की क्रय क्षमता बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और लोग मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में सामान खरीदने चले जाते हैं। वो सामान ज्यादा खरीदेंगे, पैसा ज्यादा खर्च करेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि हमारा पैसा बच रहा है, अब 50,000 और बच रहे हैं, तो वो और खर्चा शुरू कर देंगे, तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो फिर प्राइसेस अप होते हैं। दैट मीन्स यहां जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर मार्केट में पैसा उनके पास बढ़ रहा है, लेकिन ये पैसा नया नहीं छापा गया है, जो उनसे लिया जा रहा था बस उसी को उन तक पहुंचा दिया गया कि ठीक है, हम अब सब्सिडी देंगे, हम आपको टैक्स कम कर देंगे, आप पैसा खर्च करो। ठीक है। तीसरी चीज, बाय रिड्यूसिंग दी सेविंग्स रेट, बाय रिड्यूसिंग सेविंग्स, बचत दरों को कम करके, बाय रिड्यूसिंग सेविंग, बचत दर को कम करके। अगर मान लीजिए आप बचत करते हो, आप 10 रुपए कमाते हो तो 7 रुपए बचा लेते हो, 3 खर्च करते हो। अब अगर हम क्या कर दें, हम ये कह दें कि भाई बचत मत करिए, स्पेंड करिए, और स्पेंड करने के लिए भाई बचत आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको वहां पर इंटरेस्ट मिलता है। अब हम कह दें कि अगर आप बचत करोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो यार एक बात बताओ, जब पैसा आप बचा रहे हो और कोई ब्याज नहीं मिल रहा तो आप बचा के क्या करोगे? आप उसको खर्च ही करोगे, है ना। या फिर कोशिश करोगे कि यार एक्सपेंड कर लेते हैं, कुछ खरीद लेंगे, तो पैसा पड़ा रहेगा, तो बढ़ना तो है नहीं, जब बढ़ना नहीं है तो पड़े रहने से क्या मतलब है। यानी कहने का मतलब यहां पर है कि जब आपकी सेविंग्स घटती हैं, तब भी आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो, और जब एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, आपका महंगाई जनित मांग जनित मुद्रास्फीति होती है। मांग बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही होती है, डिमांड बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही होती है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने नया पैसा तो नहीं छापा, नया पैसे का मुद्रण तो नहीं किया, नई करेंसी नहीं छापी, बट स्टिल हमारी जो महंगाई है वो आ गई, इसके अलावा कभी कभी इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज कर दिए जाते हैं, है ना, बाय डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स, है ना। इंटरेस्ट रेट्स को अगर आप घटा दोगे, ब्याज दरों को आप घटा दोगे, तो लोग जो है ज्यादा लोन लेना शुरू कर देंगे। ज्यादा लोन लेना शुरू करेंगे तो उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, तो वो फिर मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, तो फिर प्राइसेस
उठ जाएंगे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि या तो हम अतिरिक्त पैसा छाप दें या तो हम एक्स्ट्रा मनी प्रिंट कर दें, तो लोगों में महंगाई आ जाती है क्योंकि वो डिमांड क्रिएट करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है। या हम अलग अलग इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करें लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा दें, तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है आपका वो ले आते हैं, मांग निर्मित मुद्रास्फीति ले आते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आगे चल के हम इसमें अभी एक और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आई होप ये आपको अभी तक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसको हम दोबारा से समझा सके। क्लियर है?